चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे पास स्प्रिंग 2024 की अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 5 है। अगला सवाल जो हमने डिस्कस करना है, कवर करना है, वो हमारे पास स्प्रिंग 2024 की अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 5 है। इस सवाल के तीन पार्ट है, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। तीनों पार्ट्स को हम कवर करते हैं। सबसे पहले पार्ट ए को रीड करता हूं। कहता है, assume that the date today is 30th September 2024. In the tax year 2024, Usman, a 16-year-old person, inherited a 1300cc car valued 6 million upon the death of his father. कह रहे टैक्स ईयर 2024 में एक 16 साल के लड़के उस्मान को अपनी फादर से विरासत में 1600 कार मिली, क्योंकि उसके फादर की जो है डेथ हो गई। फर्दर मोर, इसके अलावा ड्यूरिंग द टैक्स ईयर 2024, उस्मान ऑल्सो ओपन अ मोबाइल शॉप एंड अर्न इनकम ऑफ ₹5 लाख। इसके अलावा उस्मान ने अपने फादर की डेथ के बाद एक मोबाइल शॉप ओपन की और 5 लाख रुपए की वहां से इनकम कमाई है। तो दो बातें आपको सवाल में बताइए। रिक्वायरमेंट में कहता है कि अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस डिस्कस द चार्जेबिलिटी ऑफ टैक्स फॉर उस्मान इन द टैक्स ईयर 2024। ऑल्सो डिस्कस whether Usman is required to file income tax return for the tax year 2024 or not। एक तो हमें ये बताना है कि उस्मान ने जो इनकम कमाई है 5 लाख रुपए की, इसकी टैक्स इंप्लीकेशन क्या होगी, इसकी चार्जेबिलिटी ऑफ टैक्स क्या होगा। दूसरा हमें ये बताना है कि क्या उस्मान को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है या नहीं। देखिए सवाल में जो इंपॉर्टेंट बात नोट करने वाली है ना, वो ये है कि उस्मान एक अंडर 18 एज माइनर है, छोटा बच्चा है। तो अब इस केस में, और यतीम भी है, तो इस केस में यहाँ पे इनकम ऑफ अ माइनर के प्रोविजंस हिट होंगे। इनकम ऑफ अ माइनर का कॉन्सेप्ट हमने अपने करिकुलम में मिसलेनियस एरिया में कवर किया था। मैं आपके स्टडी टेक्स्ट में डायरेक्ट माइनर से पर्टेनिंग जो प्रोविजंस है उनको ओपन करता हूं। हमारे पास इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सेक्शन 91 है, जिसमें इनकम ऑफ अ माइनर के हवाले से कुछ बातें लिखी गई हैं। पहले तो माइनर चाइल्ड की डेफिनेशन है कि हु इज अ माइनर चाइल्ड। माइनर मींस एन इंडिविजुअल हु इज अंडर द एज ऑफ 18 एट द एंड ऑफ द टैक्स ईयर। अगर एक इंडिविजुअल 18 साल से कम उम्र पे टैक्स ईयर के एंड पे, तो वो टैक्स लॉ की नजर में माइनर चाइल्ड कंसिडर किया जाएगा। सेक्शन 21 में क्या लिखा है? सेक्शन 91 में लिखा है कि सेक्शन 91 ऑफ द ऑर्डिनेंस स्टेट्स द प्रोसीजर फॉर लेवी ऑफ टैक्स ऑन द इनकम ऑफ अ माइनर चाइल्ड इन द फॉलोइंग मैनर। कि माइनर चाइल्ड के पास अगर कोई इनकम आती है तो उसकी टैक्सेशन किस तरह से होगी। एनी इनकम ऑफ अ माइनर चाइल्ड फॉर अ टैक्स ईयर चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस। Any income of a minor child for a tax year chargeable under the head income from business shall be chargeable to tax as the income of a parent, as the income of a parent of the child with the highest taxable income for that year। कहता है कि अगर माइनर के पास इनकम फ्रॉम बिजनेस से कोई इनकम आती है, तो वो इसके माँ या बाप इन दोनों की इनकम के साथ क्लब होकर, मर्ज होकर, उसकी माँ या बाप इन दोनों में से किसी एक की इनकम के तौर पर टैक्स होगी। और किसकी इनकम में? सर माँ या बाप उस अफराद की इनकम में जिसकी ज्यादा टैक्सेबल इनकम। फॉर एग्जाम्पल कि एक माइनर चाइल्ड है, 15 साल की उम्र है, उसकी इनकम आ गई 5 लाख रुपए की। अब इसकी माँ भी लेट से वर्किंग वूमेन है, उसका बाप भी जो है वो लेट से बिजनेसमैन या सैलरी इंडिविजुअल है। तो हम ये देखेंगे कि माँ या बाप इन दोनों में से ज्यादा हाईएस्ट टैक्सेबल इनकम किसकी है। जिस पेरेंट की हाईएस्ट टैक्सेबल इनकम होगी, ज्यादा टैक्सेबल इनकम होगी, माइनर की चाइल्ड को उसकी इनकम के साथ क्लब करके टैक्स करवाया जाएगा, उसके पेरेंट्स के हाथों में टैक्स करवाया जाएगा। माइनर चाइल्ड की कोई टैक्सेशन नहीं हो रही होगी। लेकिन फिर आगे कहता है, however the above provision shall not apply, the above provision shall not apply to the income of a minor child from a business acquired by the child through an inheritance। अगर एक माइनर चाइल्ड को कोई बिजनेस विरासत में मिला है, अगर एक माइनर चाइल्ड को कोई बिजनेस विरासत में मिला है, तो इस केस में ये वाला प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा। सर क्या कहना चाह रहा है? फॉर एग्जाम्पल कि मैं माइनर हूं, अगर मुझे विरासत में कोई बिजनेस मिला होता, उससे जो मेरी इनकम आती, उस इनकम के ऊपर मैंने ही टैक्स पे करना था। लेकिन अगर मैंने कोई बिजनेस खुद स्टार्ट किया, तो उस बिजनेस में जो इनकम आएगी उसमें मुझे टैक्स पे नहीं करना, वो मेरे माँ या मेरे बाप जिनकी भी हाइयर इनकम होगी, जिसकी भी हाईएस्ट इनकम होगी, उसके साथ क्लब होकर चार्जेबल टैक्स हो जाएगी। अब अगर हम इस सवाल को देखें, तो इस सवाल में उस्मान ने मोबाइल शॉप अपनी ओपन की है, इसको फादर से विरासत में मिली, और फादर तो अब रहा भी नहीं। इन एनी केस हम क्या लिख देंगे? सर हम यही वाला प्रोविजन यहां पर कॉपी पेस्ट कर देंगे कि सिंस उस्मान इज ऑफ 16 years एज, मीन्स अ माइनर चाइल्ड,
his income of rupees 5 lakh would be taxed in the income of a parent with the highest taxable income for that week. अगर लिखना चाहे तो मैं डिक्टेट कर रहा हूं, लिखें since Mr. Usman since Mr. Usman is of 16 years of age, since Mr. Usman is 16 years of age, ब्रैकेट में लिखें माइनर चाइल्ड, ब्रैकेट में लिखें माइनर चाइल्ड, ब्रैकेट क्लोज, his income of 500,000, his income of 5 lakh would be taxed under the head income from business, under the head income from business, as the income of the parent, as the income of his parent, as the income of his parent with the highest taxable income for the year, with the highest taxable income for the tax year 2024, with the highest taxable income for the tax year 2024. क्या ये बात समझ आती है हमें? इसके बाद सवाल में एक और हिस्सा है, कहता है ये भी बताओ कि क्या उस्मान को रिटर्न फाइल करना है टैक्स ईयर 2024 के लिए। अब हमने जो रिटर्न की रिक्वायरमेंट्स के प्रोविजंस कवर किए थे कि किन किन लोगों को रिटर्न फाइल करना है, उसमें बहुत सारी बातें थी, कोई 14-15 क्लॉजेस थे कि अगर आपके पास सर्टेन साइज से बड़ा घर हो तो आपको रिटर्न फाइल करना है, अगर आपकी बिजनेस इनकम है तो आपको रिटर्न फाइल करना है। उसमें एक पॉइंट व्हीकल का भी आ रहा था कि अगर आपके पास 1000 सीसी से ज्यादा की इंजन कैपेसिटी की व्हीकल है तो आपको रिटर्न फाइल करना है, लेकिन इसकी कुछ एक्सेप्शंस भी थी। मैं एक्सेप्शंस को स्टडी डेस्क में ओपन करता हूं पहले तो। हमने पर्सन्स लायबल टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम की प्रोविजन कवर किए थे कि ये कोई 11-12 लोग हैं जिनको रिटर्न फाइल करना है। इसमें से एक पॉइंट आ रहा था कि अ पर्सन हु ओन्स अ मोटर व्हीकल हैविंग इंजन कैपेसिटी ऑफ अबव 1000 सीसी, कि जिसके पास 1000 सीसी से ज्यादा की इंजन कैपेसिटी की व्हीकल है उसको रिटर्न फाइल करना है। तो इस पॉइंट को देखकर, इस पॉइंट को देखकर तो ये लग रहा है कि चूंकि से अपने फादर से इनहेरिटेंस में 1300 सीसी कार मिली है, अब ये कार का ओनर हो गया तो उसे रिटर्न फाइल करना चाहिए। लेकिन इसी प्रोविजन में, एक मिनट, लेकिन इसी प्रोविजन में हमारे पास पर्सन नॉट लायबल टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम आ रहा था। इसमें ये लिखा था कि इन रीजंस की वजह से कि अगर किसी के पास 500 स्क्वायर यार्ड या उससे ज्यादा के लैंड एरिया वाली कोई प्रॉपर्टी है, या स्पेसिफाइड एरिया में फ्लैट वगैरह है, या किसी के पास 500 स्क्वायर यार्ड से ज्यादा कोई इमोल प्रॉपर्टी है, या किसी के पास कोई फ्लैट है 2000 स्क्वायर फीट या उससे ज्यादा लोकल और रेटिंग एरियाज में, या किसी के पास व्हीकल है अबव 1000 सीसी, इन चार सिनेरियोज में अगर आपके ऊपर रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट आयद हो जाती है, इन चार केसेस में अगर आपके ऊपर रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट हो जाती है, लेकिन आप इन चार में से कोई एक पर्सन हो, तो फिर आपको रिटर्न फाइल नहीं करनी। यानी बाय डिफॉल्ट अगर मेरे पास 1000 सीसी से ज्यादा की कार है तो मैंने रिटर्न फाइल करना है, लेकिन अगर मैं विधवा हूं, मैं अनाथ हूं 25 साल से कम उम्र का, मैं माजूर हूं, मैं नॉन रेजिडेंट हूं, तो फिर मुझे रिटर्न फाइल नहीं करना। अगर किसी के ऊपर रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट इन चार में से किसी एक या एक या से ज्यादा रीजन की वजह से अप्लाई होती है, लेकिन वो बंदा इन चारों में से कोई एक निकला है, या तो वो बेवा हो, या ऑर्फन हो बिलो द एज ऑफ 25, या फिर कोई माजूर पर्सन हो, या फिर नॉन रेजिडेंट हो, तो फिर इसने भी रिटर्न फाइल नहीं करना है। अब इस सिनेरियो में हम क्या लिखेंगे कि इवन दो कि उस्मान के पास एक 1300 सीसी कार है, लेकिन उस्मान एक ऑर्फन है, उसका बाप इंतकाल कर गया और इसकी उम्र 16 साल है, यानी कि 25 साल से कम है, इस वजह से इसको रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट अप्लाई नहीं होगी। लिखना चाहे तो मैं ड्राफ्ट कर रहा हूं, मैं डिक्टेट कर रहा हूं, लिखिए जरा सेकंड पैरा में, फर्दर फर्दर कॉमा, इवन दो उस्मान ओन अ मोटर व्हीकल, इवन दो
Usman own a car having engine capacity of 1300 cc, having engine capacity of 1300 cc, ब्रैकेट में लिखिएगा above 1000 cc, ब्रैकेट में लिखिएगा above 1000 cc, ब्रैकेट क्लोज. But he is an orphan below the age of 25 years. But he is an orphan below the age of 25 years. Therefore, he is not liable to file return of income. Therefore, he is not liable to file return of income. क्या ये बात समझ आती है? मैं आप कुछ पूछ रहे थे. मेरे ख्याल से मेरी जितनी अंग्रेजी विडो सिर्फ खाते नहीं होती है ना. मेल अगर क्या बोलेंगे विधवा हो जाए तो उसको कुछ और कहता है. हाँ से यही इंग्लिश में थोड़ी बोलते होंगे. हाँ वो इंक्लूडेड नहीं है. खैर सर, therefore he is not liable to file return of income for the tax year 2024. Therefore he is not liable to file return of income for the tax year 2024. सर क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट बी पर आते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट बी पर आते हैं. अगर आपकी बेगम का इंतकाल हो जाए तो विडोर कहते हैं उस बंदे को. कहता है Azad Enterprises having 2 foreign branches in Kuwait and Syria is engaged in the trading business of consumer durables. एक इंटरप्राइजेस है आजाद इंटरप्राइजेस के नाम से जिसकी 2 फॉरेन ब्रांचेस है कुवैत और सीरिया में और ये कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की बिजनेस में एंगेज्ड है. इन द टैक्स ईयर 2024 Azad Enterprises reported profit before tax of 130 million after adjusting for rupees 4.8 million profit from Kuwait and 5.3 million losses from Syria. The Kuwait branch also paid tax equivalent to 1.5 million in Kuwait on its income. कह रहा है टोटल हमने 130 मिलियन का प्रॉफिट बिफोर टैक्स कमाया. इस 130 मिलियन में कुवैत ब्रांच का 4.8 मिलियन का प्रॉफिट और सीरिया ब्रांच का 5.3 मिलियन का लॉस है और कुवैत में हमने 1.5 मिलियन के टैक्सेस भी पे किए. Assume the average rate of tax for the Azad Enterprises is 30%. इन्होंने हमारे पाकिस्तान का मैं एवरेज रेट ऑफ टैक्स कैलकुलेट करके दे दिया 30%. रिक्वायरमेंट में कहता है अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स डिस्कस द टैक्स इम्प्लीकेशन फॉर आजाद एंटरप्राइजेस रिगार्डिंग इट्स ब्रांच इन कुवैत एंड सीरिया. अब देखें इस केस में क्या होगा कि सर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 की रिक्वायरमेंट नंबर बी, हमारे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स है टोटल 130 मिलियन. लेकिन 130 मिलियन में जो हमारी कुवैत में ब्रांच है इसमें हमने कमाया 4.8 मिलियन और जो हमारी सीरिया में ब्रांच है इसमें हमने नुकसान किया 5.3 मिलियन. पहले तो मुझे ये बता सकते हैं कि रिमेनिंग पीबीटी कितना बचेगा. रिमेनिंग पीबीटी, मैं नेट फॉरेन सोर्स की बात नहीं कर रहा, रिमेनिंग पीबीटी कितना बचेगा ये कैलकुलेट करें जरा. सबके पास 129.5 आ रहा है. सर 130.5 बनेगा ये. अब देखें ये बिल्कुल इसका कैप टू से कोई ताल्लुक ही नहीं है, ये सिंपल मैथ्स है. देखो ये कैसे कैलकुलेट हुआ होगा. सर कुवैत ब्रांच की इनकम आई 4.8, सीरिया ब्रांच का लॉस आया 5.3 और बाकी पाकिस्तान में इनकम कमाई होगी जो कि हमें नहीं मालूम. इन सब का नेट कितना है पीबीटी 130 मिलियन. अगर मैं तुमसे ये नंबर कैलकुलेट करने के लिए कह रहा हूं तो ये इक्वेशन की दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, ये इक्वेशन की दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा. तो क्या 129.5 बन रहा है? नहीं सर 130.5 बन रहा है.
तो ये तो मैथ्स है, ये टैक्स नहीं है। अब कुवैत में जो हमने कमाया, ये हमारी फॉरेन सोर्स इनकम, इनकम फ्रॉम बिजनेस है। सीरिया में जो हमने गवाया, ये भी हमारी फॉरेन सोर्स इनकम, इनकम फ्रॉम बिजनेस है। और बाकी जो है वो हमारा पाकिस्तान सोर्स इनकम, इनकम फ्रॉम बिजनेस है। सर फॉरेन सोर्स में अगर हमने एक से ज्यादा ब्रांचेस में कमाया है, लेकिन है ये एक ही हेड की इनकम, कुवैत की इनकम भी फॉरेन सोर्स इनकम फ्रॉम बिजनेस है, सीरिया की इनकम, इनकम फ्रॉम बिजनेस है, तो इसे हम नेट कर देंगे। इसे हम नेट कर देंगे तो हमारे पास ये आया 4.8 माइनस 5.3। सर फॉरेन सोर्स में हमारे पास 0.5 मिलियन का नेट लॉस आ गया। अब हम ये बात जानते हैं कि फॉरेन सोर्स में अगर किसी हेड में लॉस आ जाए तो वो पाकिस्तान सोर्स या इवन वो किसी और हेड की इनकम से एडजस्ट नहीं हो सकता। तो इसका हम क्या करेंगे, नॉट एडजस्टेबल अगेंस्ट अदर हेड्स, इसे किसी और हेड से एडजस्ट नहीं कर सकते, बट कैरी फॉरवर्ड फॉर 6 टैक्स ईयर्स। क्या ये समझ आता है? मैं सेकेंडली इन्होंने सवाल में ये भी कहा है कि हमने 1.5 मिलियन का कुवैत में टैक्स पे किया। अब हमने अपनी फॉरेन सोर्स इनकम फ्रॉम बिजनेस पे फॉरेन इनकम टैक्स पे किया है 1.5 मिलियन का, लेकिन फॉरेन सोर्स इनकम फ्रॉम बिजनेस में हमारे पास इनकम नहीं आ रही, लॉस आ रहा है। तो इसका मतलब है कि जब आप टैक्स कैलकुलेट करोगे पाकिस्तान में, तो इस पे तो कोई पाकिस्तान टैक्स ही नहीं बनेगा, क्योंकि इनकम तो है ही नहीं, लॉस है। तो जब पाकिस्तान इनकम टैक्स ही नहीं बनेगा, तो अफेक्टिवली हम कोई फॉरेन टैक्स क्रेडिट यहाँ पे क्लेम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फॉरेन टैक्स क्रेडिट आप कैसे क्लेम करते हो, लोअर ऑफ फॉरेन इनकम टैक्स पेड, दैट इज 1.5 मिलियन, और पाकिस्तान टैक्स पेबल, तो पाकिस्तान टैक्स पेबल तो है ही नहीं, तो लोअर पाकिस्तान टैक्स पेबल 0 आ जाएगा, यानी कि इफेक्टिवली फॉरेन टैक्स क्रेडिट आपको नहीं मिल रहा होगा। सर ये क्वेश्चन आप दोबारा समझा दें। सर एक कंपनी है हमारे पास, एक पर्सन है हमारे पास आजाद इंटरप्राइजेस के नाम से, इसने टोटल 130 मिलियन कमाए, और इसकी 2 फॉरेन कंट्री में ब्रांचेस है, कुवैत में, एक सीरिया में। कुवैत में इसने 4.8 मिलियन का प्रॉफिट किया है, सीरिया में इसने 5.3 मिलियन का लॉस किया है। तो पहले तो मैंने ये देखा कि इसने पाकिस्तान में कितना कमाया है, तो पाकिस्तान में बैलेंसिंग कैलकुलेट कर लिया 130.5। अब कुवैत और सीरिया में जो कमाया ये हमारी फॉरेन सोर्स इनकम है, पाकिस्तान में जो कमाया ये हमारी पाकिस्तान सोर्स इनकम है। पाकिस्तान सोर्स इनकम पे तो पाकिस्तान में टैक्स देना ही पड़ेगा। फॉरेन सोर्स में कुवैत और सीरिया में जो मिला जुला कर कमाया, तो नेट हमने लॉस किया था। हम ये बात जानते हैं कि फॉरेन सोर्स में अगर लॉस आ जाए, तो ना वो किसी और हेड की पीएसआई, ना वो किसी और हेड की एफएसआई से एडजस्ट होगा, वो सेम हेड की एफएसआई से एडजस्ट हो सकता है। इसका मतलब है कि इसको एडजस्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन कैरी फॉरवर्ड करके अगले साल फॉरेन सोर्स इनकम, इनकम फ्रॉम बिजनेस से एडजस्ट कर सकते हैं। एक बात तो ये आ गई। दूसरी बात, हमने कुवैत की इनकम पे 1.5 मिलियन का फॉरेन इनकम टैक्स दिया है। अब फॉरेन टैक्स क्रेडिट क्लेम करने के लिए जरूरी है कि हमने फॉरेन इनकम टैक्स भी पे किया हो और पाकिस्तान में कोई टैक्स बनता हो, इन दोनों का लोअर हम क्लेम करते हैं। कुवैत में तो हमने टैक्स पे किया है, लेकिन पाकिस्तान में लॉस आने की वजह से पाकिस्तान में टैक्स बनेगा ही नहीं। जब पाकिस्तान में टैक्स बनेगा ही नहीं, तो इफेक्टिवली फॉरेन टैक्स क्रेडिट भी यहाँ पे क्लेम नहीं हो रहा होगा। क्या ये बात समझ आती है? मैं एवरेज टैक्स जो दिया हुआ था हमें, अगर इसमें प्रॉफिट आ रहा था तो उससे फिर उस पर अप्लाई करके पाकिस्तान टैक्स ऑन फॉरेन सोर्स इनकम कैलकुलेट करते हैं, उसे फॉरेन इनकम टैक्स से कंपेयर करते हैं, विच एवर इज लोअर हमारा फॉरेन टैक्स रेट। क्लियर है यहां तक? सर इस सवाल के थर्ड पार्ट पर आते हैं, जो कि पर्टेन करता है टैक्स ऑन डीम्ड इनकम सेक्शन 7E से। पहले मैं थोड़ा सेक्शन 7E को रिवाइज करवा देता हूं, ताकि हमें फिर समझ आए कि यार यहाँ पे बात क्या हो रही है। अब देखिए सेक्शन 7E में थोड़ा सा रिवाइज करवा रहा हूं, फिर हम उस सवाल को सॉल्व करेंगे। सेक्शन 7E में क्या लिखा हुआ है? सेक्शन 7E, सबसे पहले सेक्शन 7E अप्लाई होगा एक रेजिडेंट पर्सन के ऊपर, यानी कि नॉन रेजिडेंट के ऊपर सेक्शन 7E की इंप्लीकेशन नहीं है। पहले तो ये बात आपने समझनी है। कहता है रेजिडेंट पर्सन ओइंग कैपिटल एसेट्स इन पाकिस्तान। अगर एक रेजिडेंट पर्सन के पास पाकिस्तान में कैपिटल एसेट है, तो इस रेजिडेंट पर्सन के ऊपर ये सेक्शन 7E की एप्लीकेबिलिटी बन सकती है। A resident person having capital asset in Pakistan will be taxed on deemed income arising from the capital asset for tax year 2022 and onwards. अब इस सेक्शन ने कैपिटल एसेट को अलग डिफाइन किया है।
एक तो कैपिटल एसेट की डेफिनेशन हमने कैपिटल गेन के एक्ट में कवर की थी, इस सेक्शन ने कैपिटल एसेट को अलग डिफाइन किया है। तो पहले हम कैपिटल एसेट की डेफिनेशन को देखते हैं। अच्छा, आपके स्टडी टेक्स्ट के अंदर या आपके लेवल के ऊपर उन्होंने कैपिटल एसेट की डेफिनेशन सेक्शन 7 की प्रोवाइड नहीं करी। इन्होंने सिर्फ आसान सी बात ही लिख दी है कि एन एक्सक्लूसिवली डेफिनेशन ऑफ कैपिटल एसेट हैज बीन प्रोवाइडेड विद effectively means such tax is payable only in respect of immovable property, house, building, manufacturing plant, etc. situated in Pakistan, owned by the resident person. लेकिन अगर आपने सेक्शन 7 का लेक्चर कवर किया है, उसमें मैंने कैपिटल एसेट की डेफिनेशन भी एक्सप्लेन की है। मोर और लेस वही डेफिनेशन है जो हमने कैपिटल गेन के एक्ट के चैप्टर में कवर किया है, लेकिन इमोल प्रॉपर्टीज कैपिटल एसेट बन गई है फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 7E ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। अब इस सेक्शन की एप्लीकेशन किस तरह से होगी? कहता है डीम्ड इनकम shall be computed as 5% of the fair market value as determined by the FBR under section 68, that is FBR value or DC rate of the capital asset situated in Pakistan held on the last day of the tax year. इस साल के आखिर में जो भी कैपिटल एसेट्स इमोल प्रॉपर्टीज आपकी पाकिस्तान में सिचुएटेड है, साल के आखिर में यानी कि साल के आखिर दिन 30 जून पे जो भी कैपिटल एसेट इमोल प्रॉपर्टीज आपकी पाकिस्तान में लोकेटेड है। इंपॉर्टेंट बात है ये कि पाकिस्तान की प्रॉपर्टीज पे अप्लाई होगा, बाहर की प्रॉपर्टीज पे अप्लाई नहीं होगा। ये आपके कैपिटल एसेट सेक्शन 7E के अम्ब्रेला में आ जाएंगे। और इस कैपिटल एसेट की जो भी फेयर मार्केट वैल्यू है, इस कैपिटल एसेट की जो भी फेयर मार्केट वैल्यू है, इसका 5% आपके ऊपर डीम्ड इनकम अज्यूम किया जाएगा। डीम्ड का मतलब होता है अज्यूम, ट्रीटेड। तो हमारे पास जितने कैपिटल एसेट, जितनी इमोल प्रॉपर्टीज 30 जून पे एग्जिस्ट करती है और वो पाकिस्तान में है, उनकी जो भी एफबीआर फेयर मार्केट वैल्यू है, उस एफबीआर फेयर मार्केट वैल्यू का 5% अज्यूम किया जाएगा कि मैंने कोई डीम्ड इनकम, मैंने कोई रेंटल इनकम कमाई है। एक्चुअली कमाई है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर क्या होगा? द रेट ऑफ टैक्स ऑन सच इनकम इज प्रिस्क्राइब्ड एट 20%। और जो भी वो 5% डीम्ड इनकम आई, उस 5% का 20% टैक्स रेट अप्लाई होगा। यानी कि अफेक्टिवली मैं ये कह सकता हूं कि प्रॉपर्टी के फेयर मार्केट वैल्यू का 1% मैंने टैक्स ऑन डीम्ड इनकम पे कर। आप प्रॉपर्टी की वैल्यू का 5% और 20% ले, या डायरेक्ट प्रॉपर्टी की वैल्यू का 1% ले, बात एक ही होगी। The rate of tax on such income is prescribed at 20%. This translates into an effective rate of 1% of the fair market value of the capital asset. लेकिन अब एक और इंपॉर्टेंट बात, कुछ इमोल प्रॉपर्टीज को सेक्शन 7E के स्कोप से बाहर निकाल दिया। यानी कि अब जो हम लिस्टिंग कवर करेंगे, इन इमोल प्रॉपर्टीज के ऊपर सेक्शन 7E अप्लाई नहीं होगा। पहले तो सेक्शन 7E अप्लाई किस पे होगा सर? सेक्शन 7E उन इमोल प्रॉपर्टीज पे अप्लाई होगा जो कि पाकिस्तान में, यानी कि पाकिस्तान के बाहर वाली प्रॉपर्टीज तो वैसे ही अप्लाई नहीं होगा, लेकिन अब पाकिस्तान में भी जो इमोल प्रॉपर्टीज है उनकी भी कुछ एक्सेप्शन है। रीड करते हैं वन बाय वन। नंबर वन इमोल प्रॉपर्टी ओन बाय द रेजिडेंट पर्सन। हर रेजिडेंट पर्सन को एक प्रॉपर्टी रखने की इजाजत है, उस पर हम सेक्शन 7E अप्लाई नहीं करेंगे। और ये एक्सेप्शन बेसिकली आपके पर्सनल हाउस के लिए रखी गई कि जिस घर में आप रहते हो उस घर को हम कवर नहीं करेंगे, उस पर सेक्शन 7E अप्लाई नहीं होगा। Any property from which income is chargeable to tax under the ordinance and tax leviable is paid thereon. अगर किसी प्रॉपर्टी पे आपको इनकम कमा रहे हो और उस प्रॉपर्टी की इनकम के ऊपर आप टैक्स पे कर रहे हो, तो उसमें भी सेक्शन 7E अप्लाई नहीं होगा। यानी कि अगर मेरे पास 5 प्रॉपर्टीज है और एक में मैं खुद रहता हूं और बाकी 4 प्रॉपर्टीज मैंने रेंट पे दे दी, तो जो मेरे पास रेंटल इनकम आ रही है वो मेरी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में टैक्स होगी। तो चूंकि वो रेंटल इनकम अगर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में टैक्स हो रही है, तो बाकी 4 प्रॉपर्टी पे 7E अप्लाई नहीं होगा। समझ आ रहा नहीं हमें? तीसरी एक्सेप्शन, सर ये वाला पॉइंट रिपीट करते हैं, पहले तो कोई चीज ना समझ आए आपने मुझसे पूछनी है। पहली एक्सेप्शन ये है कि एक प्रॉपर्टी के ऊपर सेक्शन 7E अप्लाई नहीं होगा। और ये एक्सेप्शन इसलिए है कि जिस घर में आप रह रहे हो उस पर हम 7E अप्लाई नहीं करेंगे। फिर दूसरी एक्सक्लूजन ये है कि अगर आप किसी प्रॉपर्टी से कोई इनकम कमा रहे हो और उस इनकम को आपने इनकम टैक्स लॉ में टैक्स करवा दिया, तो उस प्रॉपर्टी में भी 7E अप्लाई नहीं होगा। मैंने एग्जांपल क्या बताई? लेट्स से मेरे पास 5 प्रॉपर्टीज हैं, एक प्रॉपर्टी में मैं खुद रहता हूं और बाकी 4 प्रॉपर्टी मैंने रेंट पे दे दी। तो पहली प्रॉपर्टी जिसमें मैं रहता हूं वो एक्सेप्शन नंबर 1 की वजह से बाहर हो गई, और बाकी 4 प्रॉपर्टी जिसमें मैंने रेंट पे दे दिया और उससे इनकम में प्रॉपर्टी कमाई, वो एक्सेप्शन नंबर 2 के तहत बाहर हो। क्लियर है? फिर कहता है इमोल प्रॉपर्टी इन द फर्स्ट टैक्स ईयर ऑफ एक्विजिशन where withholding tax under section 236K has been paid at the time of purchase.
ये थोड़ी सी एक एडवांस बात को लिंक कर रहा है, जो कि आप सीए फाइनल में एक एडवांस टैक्स का सेक्शन कवर करोगे, लेकिन ये बात आप प्रैक्टिकली जानते हैं। जब हम कोई इमोल प्रॉपर्टी बाय या सेल करते हैं ना, तो प्रॉपर्टी की ट्रांसफर डीड रजिस्टर करने के लिए हम प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रार के पास जाते हैं। हर इलाके में प्रॉपर्टी का एक रजिस्ट्रार होता है। जब भी प्रॉपर्टी की कोई सेल परचेज डीड रजिस्टर्ड होती है ना, तो वो बायर से और सेलर से कुछ एडवांस टैक्स कलेक्ट करता है। बायर से टैक्स कलेक्ट किया जाता है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन 236 के तहत, और सेलर से टैक्स कलेक्ट किया जाता है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन 236 सी के तहत। तीसरी एक्सेप्शन ये है कि अगर आपने कोई इमोल प्रॉपर्टी पहले ही साल परचेज की है और उस पर सेक्शन 236 के तहत विदहोल्डिंग टैक्स दे दिया है, तो सिर्फ उस साल के लिए 7 अप्लाई नहीं होगा। सर मेरे पास 5 प्रॉपर्टीज है, एक में मैं खुद रहता हूं, तीन प्रॉपर्टी मैंने रेंट पे चढ़ा दी, और 5वीं प्रॉपर्टी मैंने करंट ईयर में ही खरीदी है। करंट ईयर में ही खरीद कर उसमें सेक्शन 236 के का एडवांस टैक्स विदहोल्डिंग टैक्स दिया। अब जिस प्रॉपर्टी में मैं रहता हूं वो एक्सेप्शन नंबर 1 के तहत बाहर हो गई, जो 3 प्रॉपर्टी मैंने रेंट पे दी है वो एक्सेप्शन नंबर 2 के तहत बाहर हो गई, और 5वीं प्रॉपर्टी जो मैंने इसी साल खरीदी है और 236 के का टैक्स भी दिया है, इसमें भी 7 अप्लाई नहीं होगा, ये पॉइंट नंबर 3 के तहत बाहर होगा। क्या ये समझ आ रहा है? उठ जाए, टिक नहीं लगाओ, आगे होके बैठो तुम भी। सर चौथी एक्सेप्शन, where the fair market value of the capital asset in aggregate, excluding the capital asset mentioned in clause 1 to 3 above and 4 to 9 below, does not exceed 25 million. अब ये एक्सेप्शन है, थोड़ी समझनी है, टेक्निकल। कहता है पहले तो आप पहली एक्सेप्शन की इमोल प्रॉपर्टी बाहर कर दें, दूसरी एक्सेप्शन की इमोल प्रॉपर्टी बाहर कर दें, तीसरी एक्सेप्शन की इमोल प्रॉपर्टी बाहर कर दें। अब जो इमोल प्रॉपर्टी, जो कैपिटल एसेट आपके पास रह गए, उनकी फेयर मार्केट वैल्यू का क्यूमुलेटिव देखें। अगर उनकी फेयर मार्केट वैल्यू का क्यूमुलेटिव 25 मिलियन से कम है, तो वो पॉइंट नंबर 4 के तहत बाहर हो जाएगी। सर रिपीट करें, आप पहले अपनी पर्सनल रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बाहर कर दें, जिस प्रॉपर्टी से कोई इनकम कमा रहे हैं उसको भी बाहर कर दें, जो प्रॉपर्टी करंट ईयर में खरीदी है और 236 के का टैक्स पे किया उसको भी बाहर कर दें। जो प्रॉपर्टी रह गई, जो इन 3 एक्सेप्शन की वजह से बाहर नहीं हुई, उनकी वैल्यूएशन देखें। अगर उनकी वैल्यूएशन 25 मिलियन से कम है इन एग्रीगेट, तो फिर पॉइंट नंबर 4 के तहत वो भी बाहर हो जाएगी सेक्शन 7। सर अज्यूम करें मेरे पास 5 प्रॉपर्टीज हैं, एक में मैं खुद रहता हूं, पॉइंट नंबर 1 के तहत वो बाहर हो गई। एक प्रॉपर्टी मैंने रेंट पे चढ़ा दी, उससे मैं रेंटल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी पे टैक्स कमा रहा हूं, पॉइंट नंबर 2 के तहत वो बाहर हो गई। तीसरी प्रॉपर्टी मैंने अभी खरीदी, इसी साल खरीदी है, और उस पर 236 के का टैक्स पे किया है, तीसरी प्रॉपर्टी पॉइंट नंबर 3 के तहत बाहर हो गई। अब चौथी और 5वीं प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू 7 हो गई, लेकिन चौथी प्रॉपर्टी की वैल्यू है लेट से 6 मिलियन, और 5वीं प्रॉपर्टी की वैल्यू है लेट से 7 मिलियन, तो 6 और 7 कितना हुआ? 13 मिलियन। ये 13 मिलियन 25 मिलियन से कम है, तो तीसरी और चौथी और 5वीं प्रॉपर्टी में भी 7 अप्लाई नहीं होगा। लेकिन अगर चौथी प्रॉपर्टी की वैल्यू होती 20 मिलियन, 5वीं प्रॉपर्टी की वैल्यू होती 7 मिलियन, तो 20 और 7 27 मिलियन। अब ये 27 मिलियन पे 7 अप्लाई होगा, अब ये चौथी एक्सेप्शन में फॉल नहीं करेगा। क्या मैं समझा पा रहा हूं आपको? आगे कहता है, अच्छा आगे बहुत ही कोई एडवांस बात कर रहा है, सिर्फ मैं रीड कर रहा हूं, इग्नोर कर सकते हैं, आपके लिए रेलेवेंट नहीं है। Provided that exclusion mentioned in clause 1 to 4 above shall not apply in case of a person not appearing in the active tax bill list other than person who are not required to file return covered in rule 2 of the 10th schedule. आज की क्लास में इसने कुछ याद होगा कि शुरू में पूछा था कि एक्टिव टैक्स पेड क्या होता है और ये डबल टैक्स लगता है, तो मैंने थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। इन्होंने इसके प्रोवाइजो में डाला है कि अगर एक बंदा एक्टिव टैक्स पेड लिस्ट में नहीं है ना, तो फिर हम उसके लिए ये वाली एक्सक्लूजन कवर नहीं करेंगे। बहुत ही एक एडवांस लेवल की बात है। 10 शेड्यूल का इसमें जिक्र है, एक्टिव टैक्स पेड इसका जिक्र है, जो कि कैप 2 के करिकुलम में आपसे टेस्ट नहीं करेगा, इस प्रोवाइजो को आप सिंपली इग्नोर कर सकते हो। इसके बाद और क्या है सर? 5वीं एक्सेप्शन, सेल्फ ओन बिजनेस प्रेमिसेस from where business is carried out by the person appearing on the active tax list at any time during the year. अगर एक प्रॉपर्टी में मैं खुद रह नहीं रहा, अगर एक प्रॉपर्टी मैंने रेंट पे भी नहीं दी,
लेकिन अगर एक प्रॉपर्टी पे मैं अपना बिजनेस कंडक्ट कर रहा हूं तो उस प्रॉपर्टी पे भी 7 ही अप्लाई नहीं होगा। जिस प्रॉपर्टी पे आप अपना बिजनेस कंडक्ट कर रहे हो उस पर भी 7 ही अप्लाई नहीं होगा। पॉइंट नंबर 6, self owned agricultural land where the agricultural activity is carried out by the person excluding farmhouse and land annexed thereto। अगर कोई एग्रीकल्चर लैंड है जहां पे आप एग्रीकल्चर एक्टिविटी कंडक्ट कर रहे हो इस पे भी 7 ही अप्लाई नहीं होगा। फिर जो हमारे मुल्क के मालिक है उनकी कुछ एक्सेप्शंस हैं। Immoral property is allotted to Shaheed, dependent of Shaheed belonging to Pakistan Armed Force, person dependent of the person who dies in the service of the Pakistan Armed Force or federal government or provincial government, a war-wounded person violent the service of Pakistan Armed Force or federal or provincial government। ये कुछ स्पेसिफिक आर्मी और गवर्नमेंट के लोगों की एग्जम्पशंस हैं कि शहीद के ऊपर 7 ही अप्लाई नहीं होगा, शहीद के वारिस के ऊपर 7 ही अप्लाई नहीं होगा, गवर्नमेंट के जो भी पर्सन या डिपेंडेंट्स है उनके ऊपर 7 ही अप्लाई नहीं होगा, जंग में जो जख्मी लोग हैं उनके ऊपर भी 7 ही अप्लाई नहीं होगा। An ex-serviceman and serving personnel of the armed force or ex-employees or serving employees of the federal or provincial government being original authority of the capital asset duly certified by the allotment authority, immoral property owned by the provincial government or local government। Again, गवर्नमेंट के और आर्मी के जो करंट एम्प्लॉयज है, सर्विंग एम्प्लॉयज है, उनके ऊपर भी 7 ही अप्लाई नहीं होगा। रिटायर पे हो जाए, नहीं रिटायर पे भी नहीं होगा ना, एक्स सर्विसमैन और सर्विंग पर्सनल दोनों। लेकिन यहाँ पे एडिशनल कंडीशन ये है कि या तो एक्स सर्विसमैन या सर्विंग पर्सनल हो आर्मी का, या एम्प्लॉय या सर्विंग एम्प्लॉय हो गवर्नमेंट का, बीन ओरिजिनल अलॉटी ऑफ द कैपिटल एसेट सर्टिफाइड बाय द अलॉटमेंट अथॉरिटी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये लोग उस प्रॉपर्टी के फर्स्ट ओनर। ओरिजिनल अलॉटी का मतलब होता है कि आप फर्स्ट ओनर। अगर कोई सर्विंग एम्प्लॉय या एक्स सर्विंग एम्प्लॉय और उसने कोई प्रॉपर्टी बेचते 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 उसके पास आई है तो फिर 7 ही अप्लाई होगा। लेकिन अगर उसे पहली बार लॉट हुई है गवर्नमेंट की तरफ से, जनरली आर्मी के लोगों को प्रॉपर्टी अलॉट होती है तो उनके ऊपर भी 7 ही अप्लाई नहीं होगा। हाँ, immoral property owned by the local authority, development authority, builders and developers for the land development and concession। और ये एक स्पेसिफिक एग्जम्पशन है कि अगर किसी गवर्नमेंट की कोई लोकल अथॉरिटी, डेवलपमेंट अथॉरिटी या बिल्डर एंड डेवलपर के पास है तो उस पर भी हम 7 ही अप्लाई नहीं करेंगे। जी, सेकंड पॉइंट का जो आपने बताया कि उसको यानी रेंट पे दिया हुआ पूरा टैक्स पे करो, तो जरूरी है कि पूरे साल रेंट पर हो, जब नहीं। साल में किसी भी एक महीने पे हो। अब आते हैं सवाल के ऊपर। कहता है फराज इज अ रेजिडेंट फाइलर, यानी कि एक तो समझ आ गया ये रेजिडेंट पर्सन है, who owns the following properties during the year 2024। इसके पास कुछ 7-8 प्रॉपर्टीज है। रिक्वायरमेंट में कहता है कि अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कंप्यूट टोटल इनकम of Faraz in respect of above mentioned properties for the tax year 2024। Also state the reason for excluding any property from the computation। कह रहा है आपने फराज की टोटल इनकम कैलकुलेट करनी है टैक्स ईयर 2024 के लिए और रीजन बताना है कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी को एक्सक्लूड कर रहे हो अपनी कंप्यूटेशन से। ठीक हो गया सर? सबसे पहले आ रहा है हमारे पास बेंगलोर लोकेटेड इन कराची 60 million। फराज यूजेस दिस एज हिज रेजिडेंस। सर एक प्रॉपर्टी है इसके पास बेंगलोर कराची में 60 मिलियन की वैल्यू है और फराज इसे अपनी रेजिडेंस के तौर पे इस्तेमाल करता है, क्या इस पे 7 ही अप्लाई होगा? नहीं सर, इस पे 7 ही अप्लाई नहीं होगा। कौन सी एक्सेप्शन कहता है? पहली वाली एक्सेप्शन कहता है। इसके बाद अपार्टमेंट लोकेटेड इन कराची 20 million। फराज सन रिजाइड्स इन दिस अपार्टमेंट, क्या इस पे 7 ही अप्लाई होगा? क्या इसमें मैं खुद रह रहा हूं? नहीं। क्या इससे कोई रेंटल इनकम जनरेट कर रहा हूं? नहीं। क्या मैं इससे कोई बिजनेस जनरेट कर रहा हूं? नहीं। क्या मैं इससे कोई एग्रीकल्चर पर्पस इस्तेमाल कर रहा हूं? नहीं। तो इस पे भी 7 ही अप्लाई होगा। एक मिनट, सॉरी, लेकिन अभी अप्लाई होगा चांसेस हैं क्योंकि अभी वैल्यूएशन भी देखेंगे बाद में कि सारी वर्ल्ड की वैल्यूएशन क्या 25 मिलियन से कम बन रही है नहीं। अभी हम कह रहे हैं फॉर द टाइम भी हाँ अप्लाई होना चाहिए, आगे देखते हैं कि वैल्यूएशन क्या बन रही है। आप क्या कह रहे थे? 2% जो है दोनों में रह रहा है, एक दिन उसमें रह है, होता है ना सब सारी सर अगर एक पर्सन है एक से ज्यादा शादी की हुई है और हर वाइफ के लिए उसने अलग घर लिया हुआ तो फिर एक एक्सक्लूजन होगी, बाकी एक्सक्लूजन नहीं होगी। अब तुम शादी की भी मजे ले रहे हो फिर टैक्स भी नहीं दोगे तो ऐसा तो नहीं चलेगा ना। सर तीसरी पॉइंट,
ऑफिस प्रीमिसेस लोकेटेड इन कराची, फराज यूजेस दिस फॉर हिज बिजनेस। सर इस पे अप्लाई नहीं होगा, कौन सी एक्सेप्शन के तहत? सर एक्सेप्शन नंबर 5 के तहत, सेल फोन बिजनेस के लिए। ओपन प्लॉट लोकेटेड इन कराची रेजिडेंशियल एरिया 12 मिलियन, नो कंस्ट्रक्शन हैज बीन कमेंस्ड ड्यूरिंग द ईयर। सर इस पे 7 ही अप्लाई होगा। ओपन प्लॉट इन मुल्तान, दिस प्रॉपर्टी was purchased during the year and withholding tax under section 236K was duly paid। सर इस पे अप्लाई नहीं होगा। शॉप located in commercial area of Lahore, no tenant could be found for this property and it remained unoccupied during the year। Annual fair market value of the rent is 6 million। सोच समझ के बताएं, एक प्रॉपर्टी है, एक शॉप है कमर्शियल एरिया ऑफ लाहौर में, इसको हम किराए पे चलाना चाह रहे हैं, लेकिन हमें पूरे साल में कोई किराएदार ही नहीं मिला। इस पे 7 ही अप्लाई होगा। सर इस पे भी 7 ही अप्लाई होगा। तो किसी ने सवाल पूछा था कि सर 12 महीनों में से मैं एक महीने भी रेंट पे दे दूं तो मैं 7 से बाहर हो जाऊंगा। यस, अगर 12 महीनों में से तुमने एक महीने भी रेंट पे दे दिया ना, 7 ही अप्लाई नहीं हो। लेकिन अगर 12 महीने रेंट के लिए रखी थी लेकिन एक्चुअली रेंट आउट नहीं कर सके, तो अब इस पे 7 ही अप्लाई हो जाएगा। वो वाली बात कि सर अवेलेबल फॉर रेंट तो थी, रेंट पे नहीं चला तो हम क्या करें, तो सर वो उस वक्त रेलिवेंट थी जब हम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की कैलकुलेशन करते थे, एक्सपेंसेस को क्लेम करते थे। लेकिन अगर एक प्रॉपर्टी अवेलेबल फॉर रेंट थी और पूरे 12 महीने कोई किराएदार नहीं मिला, तो अब इस पे 7 ही अप्लाई होगा। सर बैंगलोर लोकेटेड इन दुबई रिसीव रेंट इक्विवेलेंट टू 31.5 मिलियन ड्यूरिंग द ईयर। सर इस पे 7 ही अप्लाई नहीं होगा, लेकिन क्यों? दो रीजन की वजह से। एक तो ये प्रॉपर्टी दुबई में, दूसरा इस प्रॉपर्टी से इनकम भी कमाई जा रही है। अब सर जिन जिन प्रॉपर्टीज पे 7 ही अप्लाई होगा, एक अपार्टमेंट इन कराची जिसकी वैल्यू 20 मिलियन, एक ओपन प्लॉट इन रेजिडेंशियल एरिया कराची जिसकी वैल्यू 12 मिलियन, और एक शॉप लोकेटेड इन कमर्शियल एरिया जिसकी वैल्यू 80 मिलियन। आप इन तीनों का क्यूमुलेटिव देखोगे 112 मिलियन। अगर ये 25 मिलियन से कम होता, अगर इन तीनों की वैल्यू का टोटल 25 मिलियन से कम होता, तो फिर हम इन तीनों पर भी 7 ही अप्लाई नहीं करते। लेकिन चूंकि इन तीनों का क्यूमुलेटिव 25 मिलियन से ज्यादा है, तो अब इनके ऊपर 7 ही अप्लाई किया जाएगा। तो अब थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेते हैं। अगर पढ़ा हुआ होता तो पहले मैं इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कैलकुलेट कर लेता हूं। सर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कहां से आई? सर दुबई वाली जो प्रॉपर्टी है, यानी कि इससे जो आने वाली इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, ये फॉरेन सोर्स इनकम है। इसमें हमारे पास रेंट आ जाएगा 31.5, ये हमारी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी बन जाएगी। सर बेंगलो है अंडरलाइंग प्रॉपर्टी, चूंकि अंडरलाइंग प्रॉपर्टी बेंगलो है तो हमें तो 31.5 का 1/5 ये आ जाएगा 6.3, और 6.3 माइनस करने के बाद 25.2 हमारे पास इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी आ गया। इसके बाद फिर हम कैलकुलेट करेंगे डीम्ड इनकम। अब डीम्ड इनकम में हमारे पास एक 20 मिलियन वाली प्रॉपर्टी, एक 12 मिलियन वाली प्रॉपर्टी और एक 80 मिलियन वाली प्रॉपर्टी। तो डीम्ड इनकम अगर मैं कैलकुलेट करूं पहले तो 20 प्लस 12 प्लस 80। देखो डीम्ड इनकम कितनी होगी, मैं टैक्स की बात नहीं कर रहा, डीम्ड इनकम कितनी होगी, प्रॉपर्टी की जो भी फेयर मार्केट वैल्यू है, इस फेयर मार्केट वैल्यू का 5%, ये आपकी इनकम है। ये आपकी इनकम है। इन्होंने सवाल में मांगा कि हमसे कंप्यूट द टोटल इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ फराज, तो ये हमारी डीम्ड इनकम आ गई।
सर हमारे पास टोटल इनकम आ जाएगी 25.2 प्लस 5.6 30.8। अब सवाल का कंप्यूटेशनल पार्ट यहां तक एंड हो गया है। इन केस किसने कहा होता कि टैक्स लायबिलिटी भी कैलकुलेट करें, इन केस किसने कहा होता कि टैक्स लायबिलिटी भी कैलकुलेट करें, तो फिर हम क्या करते हैं, इस 25.2 पे हम स्लैब रेट अप्लाई करते हैं नॉन सेल इंडिविजुअल का, और इस 5.6 पे टैक्स एट 20% कैलकुलेट। क्या ये समझ आता है हमें? सर सवाल की रिक्वायरमेंट में एक और हिस्सा है, ऑल्सो स्टेट द रीजन फॉर एक्सक्लूडिंग एनी ऑफ द प्रॉपर्टीज फ्रॉम दिस कंप्यूटेशन। तो जिन प्रॉपर्टीज को मैंने एक्सक्लूड किया है उनका मैं रीजन भी बताऊंगा। जैसे इसके आगे लिख देंगे हम कि बैंगलोर लोकेटेड इन कराची इज एक्सक्लूडेड एज इट इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी ओन या यूज फॉर हिज पर्सनल रेजिडेंस। इस वाली प्रॉपर्टी के बारे में बताऊंगा, इट इज एक्सक्लूडेड बिकॉज इट इज यूज्ड इन द सेल्फ ओन बिजनेस। इसके बारे में बताऊंगा, इट इज एक्सक्लूडेड because the property is purchased during the year and withholding tax under section 236K has been duly paid. इसके बारे में बताऊंगा, since the property is located in Dubai and the income is also generated and being brought chargeable under the income from income tax ordinance, तो हमने इस वजह से इसको भी एक्सक्लूड किया है। जरूरी है कि मेंशन करें कि हमने कर रहा है स्टडी रेंट पे, ये वाली की बात कर लो। नहीं सर, कोई सी ऐसी है एडजस्टमेंट यदि उसने का ट्रेंड आ रहा है, इनकम आ रही है, मैं मेंशन नहीं करा कि हम लोग बिल्कुल भी कर रहे हैं, डायरेक्ट पे कर रहा है। हाँ, क्योंकि एक्सक्लूजन तो अगर तुम रीड करोगे ना, एनी प्रॉपर्टी फ्रॉम विच इनकम इज चार्जेबल टू टैक्स एंड टैक्स चार्जेबल इज पेड ऑल्सो। तो टैक्स चार्ज होना भी चाहिए और वो आप पे भी कर रहे हो तो बाहर होगी, वरना नहीं। अगर टैक्स चार्ज हो रहा है आप पे नहीं कर रहे तो फिर बाहर भी नहीं होगी। देखो इन तीनों का टोटल कितना आ रहा है, 112। 112 का 5% 5.6 डीम्ड इनकम बने, इस पे 20% करो, 20% 1.12। और अगर 112 का डायरेक्ट 1% करते हैं तो भी 1.12 ही है। तो या तो प्रॉपर्टी की वैल्यू का 1% करें डायरेक्ट, या प्रॉपर्टी की वैल्यू का 5% डीम्ड इनकम, 5% इनकम के ऊपर 20% का टैक्स। कॉपी कर लेंगे सर इससे।